सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म 1900 में हुआ था। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनका जन्म उत्तराखंड के कौसनी अल्मोड़ा में जन्म हुआ था। बचपन से ही इन्हें कविता का शौक था, इसलिए इन्होंने बचपन से ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था और 1915 में इन्होंने जो साहित्य की लिखना शुरू कर दिया था और ये छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी आरंभिक कविताएं आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। इनका अधिकतर इनकी कविताओं में प्रकृति के चित्रण मिलता है और इसलिए इनकी कविताएं प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद इनकी कविताओं में झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। आप जीविका के क्षेत्र में, जीविका मतलब अर्निंग, जो आप क्या काम करते हैं उनमें आपके जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े थे। आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे थे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की थी। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले कवि थे। तो पंत जी कला और इनकी जो आपकी जो रचनाएं हैं, पंत जी की कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1969 में चंदम्बरा में संग्रह में ज्ञानपीठ पुरस्कार अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया था। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, योगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णीकरण और लोकायतन है। इस पाठ में जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसमें उन्होंने पर्वत प्रदेश के पावस जो पाठ है, इनका आपके जो 10वीं क्लास कक्षा में ये पाठ है पर्वत प्रदेश का पावस, जो कि जिसके लेखक आपके सुमित्रानंदन पंत है। इसमें जो कवि हैं इन्होंने पर्वत प्रदेश के उसका सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति के इसमें प्रकृति के सौंदर्य की झलक मिलती है। इस कविता में क्षेत्र में वर्षा के दृश्य का प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य उन्होंने इस प्रकार से चित्रित किया है कि जैसे लग रहा है कि जैसे पर्वतों पर एक जादू का खेल होता हो, जहाँ पर पल पल में जो प्रकृति का वो है वो परिवर्तन होता रहता है। झाला पर्वत, तालाब, झरने आदि सभी मानवीय भावनाओं का आरोपित करते हैं। पर्वत जो होते हैं पहाड़ों पर तो वो विशाल पर्वत होते ही हैं। वहाँ पर जब नीचे कुछ जो बर्फ का पिघल जाती है ढलान पे, वहाँ पानी भर जाता है तो वहाँ तालाब बन जाता है। तो पूरा तालाब में पूरे पर्वतों का प्रतिबिंब नजर आता है। आप कह सकते हैं कि उसमें जो पर्वत है वो अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके पर्वतों के गौरव का गान करते हैं। झरने भी होते हैं झागों के रूप में, एक अनोखी छटा प्रस्तुत करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना, पर्वतों के विशाल आकार को गायब कर देना, ये सब दृश्य जादू भरे खेल के समान प्रतीत होते हैं। इस प्रकार कविता में वर्षा ऋतु के पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है और यही उसका कवि का उद्देश्य। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पावस वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पहाड़ों का स्थान, पल पल क्षण क्षण परिवर्तित बदलने वाला प्रकृति वातावरण, जो प्रकृति है प्रकृति वेश कहते हैं प्रकृति का रूप। मेखलाकार, मेखलाकार एक आकार होता है जो महिलाएं कर्दनी पहनती हैं, ठीक है, उसके आकार के पर्वत अपार, पहाड़ बहुत सारे हैं, अपार माने बहुत असंख्य। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, अपने सहस्त्र माने हजारों, द्रग सुमन पुष्प रूपी आंखें
अवलोक रहा है बार बार, अवलोक मान रहा माने देख रहा है बार बार, निज नीचे जल में निज महाकार, महाकार कहते हैं बड़े आकार के ढांचे को, जिसके चरणों में पलाताल, जिसके जो पर्वत होता है उसके पास में जब पहाड़ी पर्वतीय स्थान है वहां पे पानी होता है, क्योंकि बर्फ पिघल के नीचे की साइड में आती है तो वो बहुत बड़ा तालाब बन जाता है, और दर्पण सा फैला है विशाल, और वो चारों तरफ पहाड़ में पानी इस तरह से होता है कि वो लगता है कि जैसे आपका कि ये शीश दर्पण है, क्योंकि आज आपका पानी में आपका प्रतिबिंब हमेशा दिखाई देता है। तो इस काव्यांश में जो आपके कवि हैं हमारे, उन्होंने पहाड़ों के मनोरम दृश्य का, पहाड़ों के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के प्रतिपल क्षण क्षण में बदलते वेश के बारे में बताया है, प्रकृति के रूप के बारे में बताया है। पावर सेतु थे पर्वत प्रदेश की, पहाड़ों पर किस तरह से वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर पल पर परिवर्तित प्रकृति वेश, किस तरह से प्रकृति अपने बार बार रूप को बदलती है। मेखलाकार पर्वत पर जो वहाँ पे कर्दनी, आपके जो मेखलाकार आकार है कर्दनी के आकार का, वहाँ पर आपके जो पहाड़ हैं, वहाँ उन पहाड़ों पर बहुत हजारों फूल खिले हुए हैं। वो उसको उस सुंदरता उसकी बढ़ा रहे हैं पहाड़ की, और नीचे जो जल है जो उसमें, वहाँ उसमें उसका जो पहाड़ फूल है पहाड़ है पूरा प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है कि कितना विशाल आपका ये पहाड़ है। तो इसमें जो कवि हैं वो प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर पहाड़ को लगता है कि उसकी जो पुष्प जो रूपी आंखें हैं वो नीचे फैले जल में अपने आप को इसलिए निहार रहा है। और जो भाई पहाड़ों का जो पानी है जल है वो काफ़ी साफ होता है, वहाँ प्रदूषण तो होता नहीं है, तो उसमें आप जो प्रतिबिंब है पहाड़ों का वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी जो जहाँ पर लोग रहते हैं वही लोग कूड़ा कचरा करते हैं और गंदगी करते हैं, लेकिन पहाड़ों पे ये आप कह सकते हैं कि कम लोग जाते हैं, इस वजह से वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी साफ रहता है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जो पहाड़ों के नीचे जो पहाड़ नीचे आप ढलान होता है वहाँ पर आपका पानी इकट्ठा हो गया है और वो पहाड़ का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये लग रहा है कि कितना आपका जो दर्पण है वो कितना फैला हुआ है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि पहाड़ का गौरव आपका उसकी जो गाथा है उसका बखान करना। झरझर झरने, झरने पहाड़ों के उसका गौरव का बखान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, नस नस रंग रंग में, निर्झर झरना, उत्तेजित मतलब आकर्षित करते हैं आपको। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मोती आपकी जो माला के मोती हैं वो उत्तेजित आपका भड़काया हुआ सुंदर लगना, लड़ी माला, झरता गिरना, झरता माने झरने गिरते हैं। गिरिवर ऊंचे ऊंचे पहाड़, उच्च गिरिवर के उर से उठ उठ कर, कि कहाँ जो आपके झरने हैं वो कहाँ से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। उच्च आकांक्षाओं से तरवर, ऊंचे उठने की इच्छाओं, उच्च आकांक्षाओं ऊंचे उठने की इच्छाओं से तरवर पेड़, झांक रहे नीरव नभ पर, झांक रहे देख रहे हैं नीरव नभ पर, आकाश पर, आकाश को एक मौन होकर, नीरव माने मौन, नव माने आकाश, झांक रहे हैं देख रहे हैं। अनिमेष पट अटल कुछ चिंता पर,
एकटक स्थिर होकर और चिंता में मग्न। तो आपकी इसमें आप जो कवि कहते हैं कि आप किस तरह से जो झरने हैं वो पहाड़ों की व्याख्या, पहाड़ों का वो व्याख्यान कर रहे हैं, पहाड़ों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोती की लड़ियां हैं। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है, आकर्षित करते हैं वो इस तरह से। प्रकृति के इस सौंदर्य दृश्य से तन मन रोमांचित होता है। पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े हैं। कुछ चाहते हैं, या आप कह सकते हैं वो नीचे नहीं देख रहे हैं, वो ऊपर बढ़ने की आकांक्षा अपने दिल में रखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद पारे के समान, ठीक है, और भूधर आपका वो जमीन। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। तो भूधर पहाड़, पारद के पर पारे के समान सफेद चमकीला पंख। पारद परद इसमें वारिद जो भी प्रयोग किया है वो बादल के लिए यूज किया प्रयोग किया गया है। उड़ गया अचानक लो भूधर। तो कभी कहते हैं कि पल पल जो प्रकृति है वो वर्षा ऋतु में वो परिवर्तित होता रहता है। अचानक से बादल आ गए और इस तरह से बादल का जो गर्जन है वो इतनी तेज हुई कि है ना, जो आकाश फिर छाने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। रवशेष केवल आवाज रह जाना। जो पहाड़ पर बारिश होती है वो इतनी तेजी से आती है और वहाँ मौसम कब बदल जाता है ये तो पता नहीं चलता। लेकिन उस जब बारिश तेज होती है तो बारिश की तेजी की अधिकता के कारण वहाँ सारी चीजें, जो पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं दिखाई देता और सिर्फ एक धुआं सा नजर आता है। रवशेष केवल आवाज रह जाना। सब है आपके सब है आपका आएगा केवल भय के साथ। जलदयान बादल रूपी विमान, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल अद्भुत खेल, ठीक है। धस गए, रव शेष रह गए निर्जर। उस समय जो झरने हैं, निर्जर आपका झरना, उनका कुछ भी कोई चीज दिखाई नहीं देती है वहां पे, केवल झरनों की आवाज सुनाई देती है या आपके जो बारिश होती है उसकी आवाज सुनाई देती है। टूट ऐसा लगता है कि जैसे आकाश ही पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। और धस गए सभय साल, धस मतलब दब गए, और सभी भय के साथ सभी चीजें धस गई हों या गायब हो गई हों, केवल आवाज रह गई है। यूं जलदयान में विचर विचर था खेल। इस तरह से जो बादल रूपी विमान, जलदयान बादल रूपी विमान घूम घूम कर वहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये सारी चीजें इंद्र अपनी माया जाल से दिखा रहा हो। तो वर्षा ऋतु में जो इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के उसका सुंदर वर्णन किया है। आप कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से इतना सुंदर चित्रण किया है कि किस तरह से जब पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने लगते हैं।
तालाब से उठने वाली धुंध का भी उन्होंने चित्र कितना सुंदर चित्रण किया है कि साल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धस गए हैं। साल के वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि हम आपने बताया कि आपको वो एक टक आकाश की तरफ देखते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वो कहीं बारिश की तेजी, हवा की तेजी वो इतनी तेज होती है कि वो चीज़ें झरने और पेड़ और आपके जो फूल उस पे पहाड़ों पे दिखाई खिलते हैं, वो हजार फूल भी गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और तालाब से भी ऐसा लगता है कि जैसे धुआं सा उठने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो को इंद्र भी अपनी जादूगरी का खेल दिखा रहा है। तो इसमें जो कवि हैं, इन्होंने इतना सुंदर चित्रण किया है कि मानो अपनी जो आपकी बारिश का इतना सुंदर चित्रण किया है कि इसमें आपके साल के वृक्ष भी आपके गायब हो जाते हैं। और अब इसमें जो कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, भाषा उनकी सरल सरल और प्रभावकारी भी है, और उनका उनका शब्दों का जो चयन है वो अत्यंत भावानुकूल भी है। चित्रात्मक शैली का तो उन्होंने प्रयोग ही किया है कि उन्होंने हर जगह इतना इतना सजीव बताया कि किस तरह से पहाड़ों का उस समय दृश्य होता है। इस तरह से आपके, और इसमें जो विचर विचर यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जलध्यान, इसमें जलध्यान और पारद के पर में आपका रूपक अलंकार है। तो इसमें इसके साथ हम आपका जो है आपके पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।